दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि रूस नेटो के बीच कभी भी सीधी जंग शुरू हो सकती है। रूस नेटो के बीच बढ़ते तनाव की नई खबर बैरेंट्स सागर से आई है। दोनों पक्षों की हवाई भिड़ंत बैरेंट्स सागर के ऊपर हुई है। अमेरिका के B-1 बॉम्बर और रूस के MiG-31 फाइटर जेट एक दूसरे पर हमला करने के करीब पहुंच चुके थे। 24 मार्च को हुए इस घटनाक्रम में विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। इसके साथ ही रूस की मिसाइलें भी नेटो वायु क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। इसके बाद रूस और पोलैंड में एक साथ एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए और क्रेमलिन से व्हाइट हाउस तक तनाव फैल गया। 8 मार्च को अमेरिका ने रूस पर आतंकी हमलों का अलर्ट जारी किया। उसी दिन यह आशंका जोर पकड़ने लगी थी कि अमेरिका और रूस के बीच सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। मॉस्को पर 22 मार्च को जबरदस्त आतंकी हमला हुआ। उसके बाद हमलों के साजिशों में शामिल यूक्रेन पर रूस ने विनाशक हमले शुरू कर दिए। इन हमलों को रूस का प्रतिशोध कहा जा रहा है, लेकिन प्रतिशोध की सीमा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों ने कहा कि रूस यूरोप के नाटो देशों पर भी हमले कर सकता है। इस रिपोर्ट के बाद नाटो देशों ने 3 मोर्चे एक्टिव कर दिए। रूस से सटे नाटो देशों की सीमाओं पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी गई। नाटो देशों में तैनात टोही विमान रूसी सीमाओं के करीब गश्त लगाने लगे। नाटो देशों में तैनात अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर ने सागर पर गश्त शुरू कर दी। टोही विमान और बॉम्बर 23 मार्च से रूसी सीमा के नजदीक गश्त लगा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ 25 मार्च की सुबह। अमेरिका के B-1 बॉम्बर नाटो देशों की सुरक्षा के मिशन पर तैनात थे और 25 मार्च की सुबह बॉम्बर्स को स्पेशल मिशन पर भेजा गया। अमेरिका के B-1 बॉम्बर डेनमार्क में तैनात थे। अमेरिका ने 3 B-1 बॉम्बर डेनमार्क से बैरेंट्स सागर के लिए रवाना किए। इन बॉम्बर्स को बैरेंट्स से सटे कारा सागर की निगरानी का मिशन दिया गया था। ये बॉम्बर रूस के रडार पर नजर आने लगे। क्रेमलिन ने तुरंत बॉम्बर्स पर एक्शन का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद अमेरिका के बॉम्बर्स रूसी एयरफोर्स के टारगेट पर आ गए। रूस ने मिग फाइटर जेट की एक टुकड़ी कारा सागर के लिए रवाना कर दी। अमेरिका के B-1 बॉम्बर डेनमार्क के एयरबेस से उड़ान भरने के बाद बैरेंट्स सागर पर गश्त लगाने लगे। इसके बाद काला सागर पर कई घंटे गश्त लगाते रहे। इसी बीच रूसी रडार पर इन्हें ट्रेस किया गया। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका रूसी वायु क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। रडार पर न्यूक्लियर बॉम्बर नजर आते ही रूस ने MiG-31 रवाना कर दिए। काला सागर के ऊपर रूसी सीमा के नजदीक अमेरिका और रूस के बीच आसमान में भिड़ंत हुई। रूसी फाइटर जेट से सामना होते ही अमेरिकी परमाणु बॉम्बर ने रूट बदला और वापस डेनमार्क की तरफ लौट गए। अगर ये भिड़ंत युद्ध में बदल जाती तो विश्व युद्ध छिड़ना तय था। रूस की राजधानी पर आतंकी हमला होने के बाद से रूस ने प्रचंड प्रतिशोध का सिलसिला रोका नहीं है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने एक साथ हमले किए हैं।
23-24 मार्च को रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर उत्तरी यूक्रेन तक जबरदस्त प्रहार किए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के खेरसोन, जेपोरिजिया, डोनेस्क, लुहांस्क, सूमी, निकोलेव और कीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर 3 मोर्चों से हमले किए। काला सागर से नेवल फ्लीट ने KH क्रूज मिसाइलें बरसाई। इसके साथ साथ Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से हाइपरसोनिक हमले किए गए। रूसी धरती से S-400 और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। पूरे यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। रूस के इन हमलों का टारगेट यूक्रेन के पश्चिमी शहर भी बने। रूस ने राजधानी कीव से लेकर पोलैंड की सीमा से 60 किलोमीटर पहले लवीव शहर पर भी जबरदस्त हमले किए। रूस ने लवीव पर 20 मिसाइल हमले किए। मिसाइलों के साथ साथ 7 कामिकाज़ी ड्रोन हमले किए गए। इन्हीं हमलों के क्रम में रूसी मिसाइलें नाटो सीमा में प्रवेश कर गईं और विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ये मिसाइलें पोलैंड के भीतर करीब 40 सेकंड तक रहीं, लेकिन मिसाइल पोलैंड की जमीन पर नहीं गिरी और फिर मिसाइल यूक्रेन की सीमा में क्रैश हो गई। पोलैंड पहले से सतर्क था। मिसाइल की एंट्री के बाद पोलैंड ने भी पलटवार की तैयारी की और आसमान में 3 F-16 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को चुनौती दी। इस वक्त रूस के कई Tu-95MS बॉम्बर आसमान में मौजूद थे। हालांकि दोनों तरफ से कोई प्रहार एक दूसरे पर नहीं किया गया। इस घटनाक्रम के बाद पोलैंड सरकार ने रूस के राजदूत को तलब करके इस घटना पर जवाब मांगा। फिलहाल डिप्लोमेसी से यूरोप और रूस के मामले निपटाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं उससे आशंका बढ़ती जा रही है कि रूस और नाटो के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ये निश्चित है कि रूस नाटो का युद्ध विश्व युद्ध ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रॉकस को किसने जलाया? मॉस्को में हमले की साजिश किसने रची? रूस की एजेंसियां एक एक सच जानने में लगी हैं। मॉस्को में हमले के बाद यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर हमले में यूक्रेन का हाथ होने से इनकार किया है। अमेरिका इसे ISIS की साजिश बता रहा है, लेकिन रूस के लिए अहम यह है कि आखिर आतंकी रूस तक कैसे पहुंचे, उन्हें फंडिंग कौन कर रहा था, उनके पास हथियार कैसे आए। रूस को शक है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्लान को यूक्रेन के रास्ते कामयाब बनाया गया है। अब तक की जांच से पता चला है कि सभी आतंकियों को हमले के लिए मोटी रकम दी गई थी। 10 लाख रूबल यानी रूसी करेंसी में पेमेंट होना तय था। आधी रकम हमले से पहले ही आतंकियों को मिल चुकी है। टेलीग्राम ऐप के जरिए आतंकियों से संपर्क किया गया। रकम के भुगतान करने वाले की जानकारी नहीं। लोगों के अलावा 7 और संदिग्ध पकड़े गए, जिनसे पूछताछ चल रही है। क्रॉक्स हमले के बाद यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के कई शहर दहल रहे हैं। ज़ेलेंस्की के साथ ही अमेरिका भी बार बार रूस को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमला ISIS ने किया है। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, नाटो को चेतावनी दे रहा है, तो इसकी वजह 1 साल पहले की एक खुफिया रिपोर्ट है। फरवरी 2023, रूस की खुफिया रिपोर्ट, ताजिकिस्तान में ISIS। पुतिन का सपना है यूरोप तक रूस का साम्राज्य विस्तार करना और 5वें कार्यकाल का सबसे बड़ा लक्ष्य भी यही है। लेकिन इस सपने में बाधा बन चुके हैं यूरोप के एक अति महत्वाकांक्षी नेता इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में सेना की तैनाती का प्लान बना लिया है। 2 मोर्चों पर यूक्रेन में फ्रांस सेना की तैनाती हो सकती है। संकेत साफ है कि लोकतंत्र की रक्षा और रूस विरोध के नाम पर मैक्रोन फ्रांस का सम्राट बनने की तैयारी में है। पुतिन और मैक्रोन का सीधा टकराव कभी भी हो सकता है। दोनों मोर्चों पर तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए क्या है मैक्रोन का प्रहार और पुतिन का प्रतिघात प्लान।
विश्व युद्ध की ज्वाला प्रचंड करने वाले दो चेहरे तय हो चुके। एक तरफ है व्लादिमीर की रूस का ऐतिहासिक वैभव पुनर्स्थापित करने की शपथ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जिन्होंने रूस को आक्रांता कहते हुए उसे रोकने की शपथ उठाई है। पांचवी बार पुतिन की सत्ता वापसी के बाद ही यूरोप के नेटो देशों ने यह तय कर लिया है कि रूस को रोकने के लिए एक रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाना जरूरी है, क्योंकि पुतिन ने इसी जीत के साथ यह ऐलान कर दिया है कि यह यूरोप विजय युग का आरंभ हो चुका है। Коллеги, которые здесь выступали, говорили о ожидаемых победах и поздравляли с победой на выборах. Победа на выборах – это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое. पुतिन के इस बयान का अर्थ स्पष्ट है, युद्ध यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला। इस कार्यकाल में अखंड रूस की पुनर्स्थापना का प्रयास होगा। रूस के अस्तित्व पर खतरा बन चुके नेटो के अंत के लिए कदम उठाए जाएंगे। नेटो पुतिन के इस कार्यकाल को गंभीरता से ले रहा है और अमेरिका की अगुवाई वाले इस संगठन ने पुतिन को रोकने की व्यू रचना कर दी है। इसी व्यू रचना से विश्व युद्ध का खतरा भयावह वास्तविकता की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका ने यूरोप की महाशक्ति फ्रांस को ही अब पुतिन के खिलाफ उतार दिया है। यूक्रेन रूस की जंग अब पुतिन वर्सेस मैक्रो हो चुकी है, क्योंकि फ्रांस ने यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी कर ली है। फ्रांस यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती करने जा रहा है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन की इकलौती परमाणु शक्ति है। फ्रांस से रूस का टकराव परमाणु युद्ध में बदल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि सभी विकल्प खुले हैं। और अब पोलैंड से चलने वाले एक वॉर पोर्टल नेक्स्टा ने दावा किया है कि फ्रांस यूक्रेन में 20,000 सैनिकों की तैनाती करने जा रहा है। फ्रांस के साथ नेटो के दूसरे देश 40,000 सैनिक भेज सकते हैं। यूक्रेन में कुल 60,000 सैनिकों की तैनाती होने वाली है। नेक्स्टा का दावा है कि इन सैनिकों की तैनाती यूक्रेन के 2 मोर्चों पर की जाएगी। रणनीति यह है कि रूस के हमले रोकने के लिए 2 मोर्चे तैयार किए जाने वाले हैं। पोलैंड के वॉर पोर्टल नेक्स्टा की रिपोर्ट है कि फ्रांस 10,000 सैनिकों और टैंकों की तैनाती बेलारूस बॉर्डर पर करेगा। ये तैनाती बेलारूस के फ्रंट से रूस का हमला रोकने के लिए की जाएगी। रणनीति यह है कि फ्रांस की फौज वॉर जोन में नहीं होगी और अगर हमला हुआ तो इसे रूस की तरफ से फ्रांस पर हमला माना जाएगा। इसी तरह फ्रांस नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर 10,000 सैनिकों और टैंकों की तैनाती करेगा। ये तैनाती ईस्टर्न फ्रंटलाइन से दूर यानी वॉर जोन से दूर होगी। अगर रूसी सेना आगे बढ़ते हुए नीप्रो नदी को पार करके फ्रांस की सेना पर हमला करती है तो रूस फ्रांस का युद्ध शुरू हो जाएगा। फिलहाल रणनीति यही है कि रूस को आगे बढ़ने से रोका जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला किया जा सके। फिलहाल फ्रांस यूक्रेन की रणभूमि में नेटो सेना की बड़े स्तर पर तैनाती करने वाला है, लेकिन पोलैंड का दावा है कि नेटो सेना पहले से ही यूक्रेन के मोर्चों पर मौजूद है।
ये दावा किया है पोलैंड के विदेश मंत्री रुदोस्लाव सिकोर्स्की ने। सिकोर्स्की ने कहा है कि यूक्रेन में नेटो सेना की मौजूदगी अब जग जाहिर सच है। मैक्रो अब बड़ी तैनाती पर विचार कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। स्पेनिश मीडिया की रिपोर्ट है कि यूक्रेन की जंग में नेटो सैनिक एक निश्चित भूमिका निभा रहे हैं। स्पेन के अखबार एल पाइस की रिपोर्ट है कि नेटो सैनिक जंग नहीं लड़ रहे हैं। नेटो सैनिकों को इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम दिया गया है। ये सैनिक यूक्रेनी सेना को तकनीकी मदद दे रहे हैं। इसके साथ ही हथियार रिपेयर करने का काम संभाल रहे हैं। इसके अलावा नेटो मल्टीनेशनल कोर ने बाल्टिक के नजदीक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस एक्सरसाइज को लॉयल लीडर 24 नाम दिया गया है। युद्धाभ्यास के लिए कैलिनिनग्राद का मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल पर हमले का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार नेटो का सैन्य प्रतिनिधिमंडल कीव दौरे पर पहुंचा है। ये तय हो चुका है कि अब यूक्रेन की धरती पर नेटो और रूस की सीधी जंग होगी। इसके लिए रूस ने भी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर ने 20 मार्च को इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि रूस नेटो से लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। रूसी सेना की एलीट फोर्स को बढ़ाया जा रहा है। रूसी करोड़पति हथियारों के प्रोडक्शन के लिए रकम दे रहे हैं। रूस बड़े पैमाने पर आर्टिलरी और परंपरागत हथियार बना रहा है। रूस का परमाणु जखीरा 99% अपग्रेड हो चुका है। अब बाकी 1% जखीरे का अपग्रेडेशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा रूस ने जॉर्जिया के अबखाजिया के नजदीक अपना नया बेस तैयार कर लिया है। ये रूस के उसी जॉर्जिया बेस की तस्वीरें हैं। रूस यहां सामरिक पोर्ट तैयार कर चुका है। नेटो और रूस दोनों मोर्चों पर जंग की भीषण तैयारी हो रही है। फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन ने भी परमाणु तैनाती शुरू कर दी है। ब्रिटेन की सबमरीन एचएमएस वेंजेंस 201 दिनों से बाल्टिक सागर में तैनात थी। ये ब्रिटेन वापस लौट चुकी है। अब वेंजेंस की जगह एचएमएस वैनगार्ड को बाल्टिक सागर रवाना कर दिया गया है। नेटो रूस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। अगर ये जंग छिड़ी तो यूरोप में महाविनाश का रेडिएशन बवंडर कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।